जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बाजे श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर। विषय है उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग्स एक्ट 1972। इसके पूर्व भी मैंने 49 वीडियो लगभग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोग उसको जरूर देखें। प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट कर दिया है अलग अलग विषयों से संबंधित, ताकि आप लोग को वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत न हो। आते हैं विषय पर। आज इस अधिनियम का जो वीडियो होगा ये आखिरी वीडियो होगा। इसके पश्चात मैं म्यूनिसिपैलिटी एक्ट पे वीडियो बनाऊंगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। आज का जो विषय है वो अध्याय 6 और अध्याय 7 से संबंधित है। अध्याय 6 में धारा 31 से लेकर के 35 तक दिया गया है कि किस प्रकार प्रक्रिया अपनाया जाएगा जो सक्षम अधिकारी होंगे और शास्ति क्या होगा। अब सक्षम अधिकारी से संबंधित इसमें जितने भी सक्षम अधिकारी हैं, चाहे वो जिला अधिकारी हो, चाहे जिला न्यायाधीश हो, चाहे नियत प्राधिकारी हो, या अपीलेट कोर्ट हो, या पुनरीक्षण न्यायालय हो, सबके बारे में ये बताता है धारा 34 की इनके द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और धारा 31 में बताया गया है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको किस प्रकार का दंड दिया जाएगा। और धारा 32 ये धारा 33 ये बताता है उसका संज्ञान कैसे लिया जाएगा। संज्ञान के मामले में ये बताता है कि जब भी कोई संज्ञान लिया जाएगा तो सिवाय जिला मजिस्ट्रेट के परिवार के संज्ञान नहीं लिया जाएगा। अर्थात इस अधिनियम के तहत कोई भी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट तब तक नहीं लेगा जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट उसका परिवार दाखिल न करे। इसका प्रोविजो ये कह रहा है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट किन्हीं कारणवश से परिवार दाखिल करने में आनाकानी करता है या कोई ऐसा टाल मटोल करता है, इसमें शब्द प्रयोग किया गया है इम्प्रॉपरली और इलीगली डिक्लाइंड, मतलब कि मजिस्ट्रेट ने अनुचित अथवा अवैध रूप से परिवार प्राकृत करने से इनकार कर दिया है, तो उस कंडीशन में कमिश्नर को एक अथॉरिटी दी गई है कि या तो सुमेटो से या तदर्थ आवेदन पर, यानी कि जो पक्षकार पीड़ित है उसके आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश करेगा कमिश्नर की आप परिवार दाखिल करें। और इसमें परिवार को संज्ञान कौन लेगा, इसके लिए सक्षम मजिस्ट्रेट जो है उपधारा 2 में दिया गया है। धारा 33 के ये कह रहा है कि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट न्यायालय से नीचे का न्यायालय ऐसे किसी अपराध का विचार नहीं करेगा। यानी कि जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ही दिया गया है संज्ञान लेने से संबंधित इस अध्याय में जो भी अपराधों का संज्ञान लेना है। अब धारा 31 को हम लोग देख लेते हैं कि किस अपराध के लिए कौन सा दंड होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि यदि इस अधिनियम के जो आदेश दिए जा रहे हैं, कोई भी आदेश इस अधिनियम के द्वारा दिया जा रहा है, चाहे वो अपीलेट कोर्ट द्वारा हो, चाहे जो नियत प्राधिकारी हैं या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोई भी हो, अगर जो कोई आदेश दिया जा रहा है उसका कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसके लिए धारा 31 का उपधारा 1 कह रहा है कि अगर जो उल्लंघन किया जा रहा है तो परिवार दाखिल करने पर उसको जिसकी अवधि 6 महीने तक की हो सकेगी या ऐसे अर्थदंड से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडित होगा। एक ये हो गया। दूसरा इसका उपधारा 2 कह रहा है कि किसी व्यक्ति को जो विधिपूर्ण कारण के बिना किसी किराएदारी के अंतर्गत भवन या उसके किसी भाग को गिराता है, दोषसिद्ध पर किसी भांति के कारावास का जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और अर्थदंड से जो 5,000 रुपये तक का हो सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये एक अपराध के बारे में दंड की बात हो गई। अब उपधारा 3 ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के उपधारा 1 का उल्लंघन करने के लिए सिद्ध दोष हो तो न्यायालय जो उसे सिद्ध दोष ठहराए या निर्देश दे सकता है कि इस प्रकार सिद्ध दोष व्यक्ति पर आरोपित और वसूल किए गए अर्थदंड में से यदि कोई हो ऐसी धनराशि जो किसी भवन के संबंध में किराएदार या सिकमी किराएदार के रूप में रहने के लिए किराए के अलावा अधिलाभ या अतिरिक्त भुगतान के रूप में भुगतान की गई धनराशि से अधिक न होगी, उस किराएदार या सिकमी किराएदार को लौटा दी जाए जिसे ऐसा भुगतान किया गया है। अर्थात जो धारा 4 में ये बातें कही गई हैं कि इस अधिनियम के द्वारा जो मानक किराया होगा या जो उसमें तय की गई किराएदारी है उससे अतिरिक्त कोई लाभ या धन प्राप्त नहीं किया जाएगा मकान मालिक के द्वारा। अर्थात जो प्रीमियम वगैरह की बातें होती हैं या पगड़ी की जो बातें होती हैं उन सब चीज़ों का एडवांस वगैरह जो भी होता है नहीं लिया जाएगा। यदि ले लिया गया है तो जब कोई दोष सिद्ध ठहराया जाएगा इस अधिनियम के तहत
तो ये किराएदार या सिग्मी किराएदार यथास्थिति जो भी हो तो उसको वो पैसा भी वापस लौटाने का आदेश भी दिया जा सकता है मजिस्ट्रेट द्वारा। यही बात उपधारा 3 कह रहा है। अब इसके बाद से धारा 32 कह रहा है कि कंपनियों द्वारा अपराध। अब एक चीज इसमें थोड़ा सा समझ से परे हमें समझ में आ रहा है, हो सकता है आप लोग को ज्यादा समझ में आए। जब धारा 2 में ये बातें कह दी गई हैं कि इस अधिनियम में जो मकान मालिक या कोई ऐसा अध्यासन है जो कंपनी हो, फर्म हो, रजिस्टर्ड कंपनी हो, उसके द्वारा अध्यासित किया जा रहा है, तो वहाँ यह अधिनियम लागू नहीं होगा। तो जब अधिनियम ही लागू नहीं होगा तो फिर उनके द्वारा अपराध का कहाँ प्रश्न उठता है। फिर भी धारा 32 में यदि दिया गया है प्रोविजन कि कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने में कौन दायित्वाधीन होगा, तो शिक्षा की दृष्टि से हम लोग को पढ़ना अनिवार्य है। तो इसमें एक आप लोग ये समझ लें कि जो वैकेरियस लायबिलिटी होती है, अर्थात कि जो व्यक्ति कंपनी का वहाँ पे अथॉरिटी के रूप में है, अर्थात कोई निर्देशक है या ट्रेजरर है या मैनेजिंग एजेंट है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रबंधक के रूप में है, तो यदि उसके किसी मौनाकुलता द्वारा या संलिप्तता द्वारा अपराध कारित किया गया है तो यह माना जाएगा कि वही व्यक्ति इस बात के लिए अपराधी है। यानी कि सारी लायबिलिटी उस कंपनी के प्रबंधक के ऊपर, निर्देशक के ऊपर या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके ऊपर चला जाएगा यदि उसके मौनाकुलता या दोषतापूर्ण से कार्य किया गया है। तो ये धारा 32 हो गया। 33 हम लोगों ने देख ही लिया है कि बिना परिवाद के मजिस्ट्रेट के संज्ञान नहीं लिया जाएगा और यदि उसके आनाकानी करने की स्थिति में कमिश्नर द्वारा आदेश दे दिया जाएगा कि परिवाद दाखिल करे। और संज्ञान कौन लेगा, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं धारा 34। अब इसमें जितने भी अधिकारियों का वर्णन हम लोगों ने किया है पिछले वीडियो में, उनको कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा उनके द्वारा, वो बात धारा 34 में दी गई है। तो ये कह रहा है कि इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या किसी अपील या पुनरीक्षण की सुनवाई के प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, नियत प्राधिकारी या किसी अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में निहित है। मतलब जितनी भी प्रक्रियाएं अपनाने चाहिए सीपीसी के अंतर्गत सिविल कोड को, वो सारी प्रक्रियाएं अपना सकता है। ये इसमें जितने भी अथॉरिटी की बात कही गई है। अब वो किन किन विषयों पर अपनाएगा सिविल प्रक्रिया संहिता का प्राविधान, तो क है इसका किसी व्यक्ति को समन जारी करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसका बयान लेना। ख कह रहा है शपथ पर साक्ष्य लेना। ग किसी भवन या उसके परिवेश का निरीक्षण करना या साक्ष्यों तथा लेखों के परीक्षण अथवा स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन जारी करना। घ कह रहा है कि लेख प्रकट करार और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना। अंग किसी पक्ष को तदर्थ बने नियमों के अधीन खर्च अथवा विशेष खर्चे दिलाना या किसी पक्ष के खर्चे की प्रतिभूति की अपेक्षा करना। च किसी विधिपूर्ण करार, समझौते या तुष्टि को अभिलिखित करना और उसके अनुसार आदेश देना। छ कोई अन्य विषय जो नियत किए जाएं। तो इतने विषयों पर सिविल प्रक्रिया संहिता में जो कुछ भी प्राविधान है उन प्राविधानों का अनुसरण इन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। अब उपधारा 2 कह रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट, नियत प्राधिकारी या अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई जांच अथवा किसी अपील या पुनरीक्षण की सुनवाई करते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 और 346 के अर्थ में सिविल न्यायालय समझा जाएगा और उसके समक्ष कोई कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। ये भी यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद उपधारा 3 ये कह रहा है कि यदि इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या नियत प्राधिकारी या अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अभिनिर्णित कोई वाद व्यय या अन्य धनराशि अदत्त रहे तो वह उसके संबंध में वसूली के प्रमाण पत्र नियत प्रपत्र में जारी कर सकता है। और जो जारी किया जाएगा तो जिस व्यक्ति के पक्ष में जारी किया जाएगा उसको सारे राइट होंगे कि वो उसी तरीके से इस माल कालेज कोर्ट को वो प्रस्तुत करे और इस माल कालेज कोर्ट जो है उसका निष्पादन इस प्रकार से कराएगा जिस प्रकार से लगे कि वो खुद ही अपने द्वारा वो आदेश पारित किया है। यही बात कही गई इसमें। अब ये कह रहा है कि उपधारा 4 की यदि किसी भवन का मानक किराया अवधारित करने के लिए या उसे निष्कासित करने के लिए किसी कार्रवाई के दौरान किसी पक्ष की मृत्यु हो जाए तो ऐसी कार्रवाई उसके जो विधिक प्रतिनिधि होंगे उसके द्वारा संचालन किया जाएगा।
उपधारा 5 ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या नियत प्राधिकारी के अपील पर दिए गए किसी आदेश के अनुसरण में किसी भवन से बेदखल कर दिया गया है तो यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट या नियत प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों पर ऐसी रीति से जो नियत किए जाएं तदर्थ नोटिस तामील करने या प्रकाशित करने के पश्चात उस भवन में रह गए किसी विशेष संपत्ति को ऐसी रीति से जो नियत किया जाए हटा सकता है, हटवा सकता है अथवा उसका निस्तारण कर सकता है। इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी स्टेज पर किसी मकान को खाली करा दिया गया है तो जो किराएदार द्वारा या सिकमी किराएदार द्वारा जो भी उसके संपत्ति होगी वहाँ रह गई होगी तो उसका भी निस्तारण नोटिस देकर के किया जा सकता है विहित प्राधिकारी द्वारा या जिलाधिकारी द्वारा। उपधारा 6 कह रहा है कि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में दायर किए जाने वाले शपथ पत्र उसी रीति में दिए जाएंगे और उन अपेक्षाओं के अनुरूप जो होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन दायर किए जाने वाले शपथ पत्रों पर लागू होते हैं। उपधारा 7 इसका ये कह रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट नियत प्राधिकारी या अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन दिए गए प्रत्येक कारणों को अभिलिखित करेंगे। जो भी आदेश दिया जाएगा तो उसमें कारण जरूर लिखा जाएगा कि आप किस कारण से ये आदेश दे रहे हैं। अब उपधारा 8 कह रहा है कि इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्रवाइयों के प्रयोजनार्थ और तत्समय प्रतिबंधित प्रयोजनों के लिए उक्त प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसी प्रक्रिया प्रमाण पर सिद्धांतों का मर्यादा संबंधी नियमों तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे जो नियत किए जाएं। यानी कि जो इस अधिनियम से संबंधित नियमावली बनाई गई है उसका भी अनुसरण किया जाएगा। धारा 35 ये कह रहा है कि जो लिमिटेशन एक्ट है उसका धारा 4, 5 और 12 वैसे ही लागू होंगे जिस प्रकार से अन्य अधिनियमों में लागू किए जाते हैं। अब अध्याय 7 में जो धाराएं हैं वो मिसलेनियस के रूप में हैं और इसका जो है प्री के लिहाज से क्वेश्चन बनता है, मेंस में कोई इसका लेना देना नहीं है। धारा 38 इसका इम्पॉर्टेंट है। ये कहता है कि इस अधिनियम के उपबंध संपत्ति यंत्रण अधिनियम या सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित उससे असंगत किसी बात के होते हुए प्रभावी होंगे। यानी कि जो सीपीसी की बात धारा 34 में कही गई है कि जो प्रक्रिया अपनाई जाएगा या जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो बातें कही गई हैं यदि उससे कुछ उल्लंघन भी होता है इस अधिनियम में या कोई इस अधिनियम में उसके अपोजिट कोई बातें कही गई फिर भी ये अधिनियम प्रभावी होगा। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। और धारा 39 ये कह रहा है कि प्रथम बार विनियम के अंतर्गत लाए गए भवनों के संबंध में बेदखली के विचाराधीन वाद। ये कह रहा है कि यदि कोई ऐसा मामला है, धारा 39 जो बात कर रहा है कि इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात यदि कोई मामला आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसके लिए भी वही बातें कही गई हैं जो धारा 20 में कंडीशन लागू है। और वो 9% इंटरेस्ट के साथ अगर जो किराएदार पैसा जमा कर देता है तो उसको बेदखल नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस अधिनियम से संबंधित जितने भी वीडियो बन सकते थे हमने बना दिया है। आप लोग डायरेक्ट जरूर पढ़ें और आप लोग को ये बातें जरूर भी समझ में आई होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। और खुशी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित आज का वीडियो लेकर के अर्धशतक पूरा हो गया है, यानी कि 50 वीडियो हो गया है। अगले वीडियो में म्यूनिसिपैलिटी एक्ट से संबंधित वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।